गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व को देखें तो हम निम्न रूपों में उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है पॉइंट वो है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का रक्षक है। भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी मान्यता दी गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की रक्षा संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है, यानी संविधान की व्याख्या करने का काम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा जो भी विधि बनाई जाती है उसको सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध में हो। अपनी शक्ति के आधार पर संविधान की संप्रभुता सर्वोच्चता की रक्षा करता है और संविधान के संबंध में किसी भी विवाद उत्पन्न होने पर संविधान की अधिकारपूर्ण व्याख्या जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है और संघीय और राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने से वह रोक सकता है। इसके अलावा संविधान चाहे कितना भी स्पष्ट हो, कितने भी स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन क्यों ना किया जाए, कई विषयों पर जो है केंद्र और राज्यों के बीच में या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में स्पष्ट विवाद हो सकता है। तो उस विवाद को, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों का रक्षक है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन मूल अधिकारों की रक्षा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या कोई भी सत्ता जो हो वो नागरिकों के अधिकारों या स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करती है तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेश, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण जैसी भी आवश्यकता हो वैसा आदेश कर उसको वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सब हम मौलिक अधिकार का जब चैप्टर हमने किया था तब हम ये सारा डिटेल में कर चुके थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कैसा होता है, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो कैसा होता है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन, सेवा शर्त निश्चित करने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा जो है समय समय पर कानूनों में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि की गई है। 1960 में हम देखें तो 14 थी, फिर 1977 में 18, 1985 में 26 जो है वो है। अगर हम वर्तमान में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति से अनुमति प्रदान कर जो और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कर सकता है। इस प्रकार जो अडॉक जजेस जो होते हैं, तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करते समय भारत का मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उन मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेनी होगी जिनमें से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। भारत में तदर्थ जो न्यायाधीश हैं, जो अडॉक जजेस हैं, उसकी नियुक्ति कनाडा में प्रचलित एक ऐसी ही प्रथा के समान है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पदनिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो बनाया जा सकता है।
न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो उसमें संविधान का जो आर्टिकल 124 जो है वो ये व्यवस्था करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य ही लेगा। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से लिखित रूप में परामर्श प्राप्त करेंगे और इस परामर्श के आधार पर वे राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। अगर हम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनमें निम्न योग्यताएं होनी जो है वो आवश्यक है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो अथवा किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका है या राष्ट्रपति के विचार में यदि वह विधि कानून के विषय में पारंगत है तो वह न्यायाधीश जो है वो बन सकता है। ये अंतिम जो उपबंध है यानी जो राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता हो वो उपबंध जो है चुनाव के क्षेत्र को व्यापक रखने के लिए किया गया है और इस उपबंध के अनुसार विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई भी विख्यात विधिवेत्ता जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल और महाभियोग की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 ईयर्स है, 65 वर्ष है। और यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था तो नहीं की गई है, फिर भी वर्तमान व्यवस्था व्यवहारतः ऐसी है क्योंकि भारत में औसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 128 आर्टिकल 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करते समय की भी विशेष व्यवस्था की गई है और इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के किसी न्यायाधीश को उसके पद पर केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार जो है वो संसद को है। कार्यविधि चाहे जो भी हो लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना जो होगा और वह प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति के आदेश जो है वो करेगा। इस संबंध में हमें ये जानना आवश्यक है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए और न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन और उसकी पैरवी करने का पूरा अवसर जो है वो प्रदान होना चाहिए। अगर हम वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनको ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित हों। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, उनकी ग्रेच्युटी आदि के संबंध में जो है समय समय पर संसद के द्वारा सुधार किए जाते हैं और उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। अगर हम उन्मुक्तियाँ की बात करें तो न्यायाधीश को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी भी निर्णय या न्यायाधीश की किसी सम्मति को शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक उसकी विवेचना की जा सकती है। यानी अगर हम पढ़ने के हिसाब से अगर हम उसकी आलोचना करें शैक्षणिक दृष्टि से तो वो की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वह किसी प्रेरणा या हितवश उन्होंने विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। संसद के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर शत्रुतापूर्ण विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सम्मान बनाए रखने के लिए शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय अपमान में कार्यवाही कर सकता है। न्यायालय अपमान की कार्यवाही न केवल प्रतिष्ठा की रक्षा वरन ऐसे किसी कार्य को रोकने के लिए भी की जा सकती है। दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है
कि वे अपना एक एस्टेब्लिशमेंट रखे और उस पर पूरा नियंत्रण भी रखे। इस संबंध में जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने उचित रूप से, उनका मत था कि इस प्रकार की व्यवस्था ना हो तो न्यायालय की जो स्वाधीनता है वो केवल एक भ्रम सिद्ध होगी। सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सब नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उसके इस कार्य पर लगाए गए अन्य न्यायाधीश व पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इन पदाधिकारियों की सेवा शर्तें इस न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है और उन पर होने वाला व्यय और न्यायालय के जो एस्टेब्लिशमेंट के जो अन्य जो खर्चे हैं, व्यय हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, वो भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय की अगर हम कार्यविधि को देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने भारतीय संसद को भी इस संबंध में नियम बनाने के अधिकार प्रदान किए हैं। अन्य बातों पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर नियम निर्मित करने की क्षमता जो है वो रखता है। और इसकी कार्यविधि के संबंध में प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके संबंध में संविधान ने निम्न व्यवस्थाएं की हैं। पहला, जिन विषयों का संबंध संविधान की व्याख्या से हो और जिसके अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो या जिसमें विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो या जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो, उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय जो हैं वो खुले तौर पर किए जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक निर्णय दे सकता है। वह अन्य किसी प्रकार के बहुमत के निर्णय से प्रभावित नहीं हो सकेंगे और मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो ही मान्य होगा। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, उनके कार्य को, इसकी शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।